दोस्तों, दोपहर 3 बजे यदि आप अपने ऑफिस में या घर में कहीं हैं और आपको यदि आइसक्रीम खाने का मन होता है, आप ब्लिंकिट पे ऑर्डर बुक करते हैं और इस चिलचिलाती धूप में भी एक डिलीवरी बॉय आपके गेट पर आके खड़ा होता है, घंटी बजाता है, आपको वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम देता है। लेकिन उस समय उसकी हालत देखिए आप, इतनी गर्मी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में, तपती धूप में टू व्हीलर पर वो आपके पास तक आता है। उसको सबसे पहले तो एक गिलास पानी पिलाकर शुक्रिया कहिए और उसके बाद सोचिए कि बाहर इतनी गर्मी क्यों है। आपको पता है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 98 इस समय 98 भारत में है और सैकड़ों लोग इस तपती गर्मी में 45-46 डिग्री के टेम्परेचर पर बाहर काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे गर्मी तो पूरी दुनिया में पड़ रही है, लेकिन गर्मी पूरी दुनिया में पड़ रही है तो फिर 100 में से 98 सबसे गर्म शहर हिंदुस्तान में क्यों? अब यदि आप गूगल करें तो समझ में आएगा, दिखाई देगा। कई एक्सपर्ट्स बताएंगे अल नीनो इफेक्ट है। भाई, अल नीनो इफेक्ट है तो उसका असर और देशों पे भी होना चाहिए, आसपास के जो हमारे हैं। तमाम ऐसे शहर हैं, इंडोनेशिया वगैरह तक भी बहुत गर्म रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखने में आ रहा है कि भारत के शहरों में बेतहाशा गर्मी हो रही है। इस समय मैं भोपाल में हूँ और भोपाल एक समय काफ़ी प्लीजेंट क्लाइमेट होता था, लेकिन अभी हालात ये हैं कि यहाँ पर भी 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस गर्मी के कारण पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ सबसे बड़ी हकीकत ये है कि गर्मी है, हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा असर उसका हो रहा है। 100 में से 98 गर्म शहर हैं। उसका कारण है हमारे देश की पॉलिसी। हमारे देश में जो पॉलिसी बन रही हैं उसमें पर्यावरण को कहीं ना कहीं ताक पे रखा जा रहा है। विकास के नाम पर शहरों में जो हो रहा है वो कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता कि प्लांटेशन का ध्यान रखा जाए, फॉरेस्ट का ध्यान रखा जाए और फॉरेस्ट पैसेज को छोड़ करके जो जंगल हैं, वन है, पेड़ पौधे हैं, उनको छोड़ करके विकास किया जाए। पूरा के पूरा पेड़ों को काट कर ख़त्म कर दिया जाता है। अभी हम देख ही रहे हैं कि सिंगरौली का मामला है, जहाँ पर कोल मिला है तो कोयले के खनन के लिए वहाँ पे पूरा शहर ख़त्म किया जा रहा है। तो इस तरह से तमाम उदाहरण आप देखेंगे कि जहाँ पर पहले काफ़ी फॉरेस्टेशन था, काफ़ी हरियाली थी और उसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर मेंटेन रहता था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। वो यह उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश के हालात हैं। मैं आपको बता दूं कि एक समय था जब पुणे में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, लेकिन आज पुणे में भी वही हालात हैं। आप देहरादून को ले लीजिए। जी हाँ, देहरादून। देहरादून का टेम्परेचर आप गूगल कर लीजिए। कहीं ना कहीं हर ईयर वाइज ईयर अपन देखें तो कई शहरों का एवरेज जो हायर टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और ये एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होना हीट स्ट्रोक का कारण बनता है, आम जनजीवन प्रभावित होता है। तो एक और तो देखिए, यहाँ पर ये जो दोष है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है। न तो लोग जागरूक हैं और न ही सरकार उस मामले में गंभीर नज़र आ रही है। अब होना क्या चाहिए, ये अलार्मिंग है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में ऐसे हालात हो जाएंगे कि सड़कों पे ये हालत हो जाएगी कि लोग चलते चलते गिरने लगेंगे। हीट स्ट्रोक का इतना भयावह असर होगा। तो करना यह है कि हमको पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना है, अवेयर रहना है, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो, कहीं पे भी डिफॉरेस्टेशन हो, जंगल कट रहे हों तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं और सरकार से भी जवाबदेही मांगें। सरकार से पूछें कि वो पर्यावरण की रक्षा के लिए और जिस तरह से बेतहाशा तापमान बढ़ रहा है उसके लिए क्या कर रही है, क्योंकि ये तो किसी सरकार के मैनिफेस्टो में ही नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। पर्यावरण के प्रति बहुत असंवेदनशील हो चुके हैं और यकीन मानिए कि जिस तरीके से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं ना, वो नुकसान हम पर्यावरण को नहीं पहुंचा रहे हैं, वो हम खुद को पहुंचा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या इस मामले में हमारा देश जो है
बाकी देशों से भी बदतर हालात में पहुंच चुका है। विकास के नाम पर हम लोगों ने विनाश का रास्ता अपना लिया है। पूरी तरह से हम जंगलों को और पर्यावरण को नेस्तनाबूद करते जा रहे हैं, और जिसका लंबे समय पे असर हमें अपने आम लोगों के जीवन पे भी देखने को मिलेगा। और यदि ऐसा है तो इसमें फिर आपकी जवाबदेही क्या बनती है, आपकी सरकार की जवाबदेही बनती है। क्या आप आने वाले समय में किसी पॉलिटिकल पार्टी से कहेंगे कि आपके मैनिफेस्टो में पर्यावरण से संबंधित तो कुछ है ही नहीं? तो यदि आप करते हैं खुद से प्यार तो करिए अपने पर्यावरण से प्यार, और यदि आप करते हैं अपने आने वाली पीढ़ी से प्यार तो भी करिए पर्यावरण से प्यार, और पर्यावरण को बचाने के लिए जो कुछ प्रयास हो सकता है वो कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैसेज मैं शेयर करना चाहता हूँ वो यदि आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस पेज और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। अगले ऐसे ही गंभीर संवेदनशील मुद्दे पर फिर आपके सामने आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।